हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल कार्तिक गेलवे बिजनेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है सक्सेस ओरिएंटेशन, मतलब सफलता की राह या सफलता की कुंजी। तो इस क्लास में आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि सफलता की मूल मंत्र क्या है, सफल कैसे बने। ये सारी जानकारी आज आप लोगों को इस क्लास में मिलेगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस क्लास में बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला, आपने ग्लेज बिजनेस क्यों शुरू किया। दूसरा, क्या आप अपने सपनों से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसे एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर पाने के लिए लड़ाई भी करेंगे। अपने सपनों से कैसे प्यार होगा। लाइफ में सक्सेसफुल होने की चाबी क्या है, यानी कि ये लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी। राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, बीईसी। राइट टाइम, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर। शुरुआती दौर कंप्यूटर इंडस्ट्री का उदाहरण IBM, नीट, ऑप्टेक, विप्रो। शुरुआती दौर में चुनौतियाँ, लोग आपके साथ नहीं होते हैं, आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता, हालात आपके अनुकूल नहीं होते, आपको अपने आप को साबित करना होता है, लोगों का विरोध व आलोचना सहनी पड़ती है। उदाहरण स्टोरी ऑफ टाटा ट्रक, स्टोरी ऑफ राइट ब्रदर्स हवाई जहाज की, स्टोरी ऑफ कोपरनिकस धरती सूरज, स्टोरी ऑफ जीसस। हम 85% निगेटिव लोगों से घिरे हैं। शुरुआती दौर की क्या पहचान है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कामयाबी के रास्ते पर है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर में हैं। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ग्लेज, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, रिटेलिंग। 18 लाख लोग बिजनेस शुरू कर चुके हैं। क्या लगता है कितने आप शुरू करेंगे। सैचुरेशन पॉइंट, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग प्लान हो, दोनों में प्रोडक्ट मूव करने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए लक्स साबुन मुंबई में बनता है और जम्मू में बिकता है। रिटेलिंग प्लान, पावर ऑफ रिटेलिंग, मनी इन्वॉल्व इन इट। फ्यूचर प्लान ऑफ ग्लेज रिगार्डिंग प्रोडक्ट, फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग एंड मनी इन्वॉल्व इन इट। 5 साल में 3 लाख लोग, इसलिए हमें सिर्फ गेलवे प्रोडक्ट का ही उपयोग करना चाहिए। रिजेक्शन, नेटवर्क के विकास के दौरान चुनौतियाँ, रिजेक्शन फेस कैसे करने पड़ेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं, पता नहीं, नेचुरल, नेगेटिव लोग। राइट डायरेक्शन, एजुकेशन सिस्टम ऑफ ग्लेज। राइट एनर्जी 30% एजुकेशन और 70% मोटिवेशन, टीम वर्क, रिलेशनशिप, हॉट मार्केट। इन सब के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये क्लास जिसे सक्सेस ओरिएंटेशन यानी SO के नाम से जाना जाता है, इसमें आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना चाहूँगा जिन्होंने अभी अभी होम शॉप खोलकर ग्लेज बिजनेस शुरू किया है, या वो फिर जो पहली बार SO अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसके बगैर इस क्लास को देखना कोई फायदा नहीं है। और वह सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखते हैं कि आप में से उसका सबसे अच्छा जवाब कौन देगा। पहला, आपने ग्लेज बिजनेस क्यों शुरू किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम में से किसी ने भी शौकिया तौर पर इसे नहीं किया होगा। यस और नो। हाँ, तो आपने ग्लेज बिजनेस क्यों शुरू किया। अच्छा, पहले आप लोग बताइए। तो इसका बहुत सारे जवाब है। पहला, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। दूसरा, नाम कमाने के लिए। तीसरा, अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए। या चौथा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जो भी जवाब दे रहे हैं वो इस कमरे में बैठी भीड़ को प्रभावित करने के लिए है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने जवाब अभी अभी सोचा है या फिर पड़ोसी का जवाब सुनकर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश मात्र की है। इसमें से ज़्यादातर लोगों ने अभी अभी सोचा। यस और नो।
दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपके दिल में कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मकसद नहीं है तो सक्सेस नहीं है। इसलिए आपके दिल में कोई मकसद या ड्रीम होना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए आपने ग्लेज बिजनेस शुरू किया है। अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपने ग्लेज बिजनेस क्यों शुरू किया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको यहाँ से क्या मिला और क्या नहीं मिला। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यस और नो। और अगर आप यहाँ कुछ सोच कर आए हैं वो आपको नहीं मिला तो आपको फर्क जरूर पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिल में कोई ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम से मेरा मतलब किसी अनजाने सपने से नहीं है। ड्रीम भी ऐसा होना चाहिए जिसे आप वाकई में प्यार करते हैं। कितने लोग जानते हैं कि प्यार क्या होता है? जी हाँ, मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ जो आपने फिल्मों में हीरो को हीरोइन से करते देखा है। वो प्यार जो माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए होता है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से कितने लोग इस शब्द से परिचित हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब आदमी किसी से प्यार करने लग जाता है तो वह उसे पाने के लिए दुनिया की किसी भी हद को पार कर जाता है। वह दुनिया में किसी भी समस्या से भिड़ने को तैयार हो जाता है, किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, चाहे वो फिर समाज ही क्यों ना हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, मित्र बंधु हो, या फिर वो माँ बाप ही क्यों ना हो जिन्होंने उसे जन्म दिया है, चाहे सारे के सारे दोस्त यार उसके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आपका प्यार किसी लड़की के लिए या लड़कों के लिए ही हो। जुनून किसी भी चीज़ का हो सकता है। लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आपके पास अपने सपने होने चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हो। आपको अपने सपनों को पाने के लिए लड़ना होगा, यस और नो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने सपनों से प्यार कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको अपने सपनों से प्यार करना भी सिखाता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शायद कुछ सच्चे सपने अपने साथ जरूर रखते होंगे। जैसे जो लोग जवान हैं उनके सपने होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, पार्टीज, डिस्को, फुल एंजॉयमेंट, यस और नो। मिडिल एज में जो लोग होंगे उनके सपने उनकी बीवी और बच्चे से जुड़े होंगे। वृद्ध व्यक्ति इस कंपनी में सोशल ड्रीम्स लेकर आए होंगे। दोस्तों, सपने चाहे जैसे भी हो उसके लिए पहले मन में प्यार होना चाहिए। अपने सपनों से प्यार करते कैसे हैं मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जिनका सपना एक कार खरीदने का है? जी आप बताइए, क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? तो हाँ। क्या नाम है आपका? तो जी सुधीर। कौन सी कार खरीदना चाहते हैं आप? तो सेंट्रो का। आपको मालूम है कि सेंट्रो कितने की आती है? जी 3-4 लाख की आती है। क्या आपको सही मूल्य नहीं मालूम? जी नहीं। यही प्रॉब्लम है। अगर आपको इस सपने से प्यार होता तो आपको अपनी सेंट्रो के बारे में सब कुछ मालूम होता कि सेंट्रो का कौन सा मॉडल है, उसका रंग क्या है, आपकी सेंट्रो के सीट कवर किस रंग के हैं, उसमें क्या क्या एक्सेसरी लगी है। उस सेंट्रो की फोटो आपके इर्द गिर्द हर उस जगह पर मौजूद रहती है जहां आप मौजूद रहते हैं। जैसे कि आपका बेडरूम, जहां सुबह उठते ही सामने की दीवार पर आपको अपनी सेंट्रो नजर आती है। आपका बाथरूम, ड्राइंग रूम, आपका ऑफिस, यानी आपको उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, काम करते वक्त हर समय आपको आपकी सेंट्रो नजर आनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको अपने पर्स में भी सेंट्रो की फोटो रखनी चाहिए ताकि जब भी आपका दिल करे आप इसे देख सकते हैं। अब हर उस फोटो पर जो आपने जगह जगह लगाई है उसके नीचे 2 चीज लिख दे। एक इस सेंट्रो की कीमत और दूसरा वक्त। कितने वक्त में आप इस सेंट्रो को खरीदना चाहते हैं? दोस्तों, सिर्फ ड्रीम होना ही काफ़ी नहीं है। ड्रीम होने के साथ साथ उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट भी होना जरूरी है। तो मिस्टर सुधीर, आप यह कार कितने वक्त में खरीदना चाहते हैं?
तो जी 1 साल के अंदर अंदर। तो मिस्टर सुधीर, आपको अपनी सेंट्रो के फोटो के नीचे उसकी कीमत और वक्त दोनों लिखने हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा करेंगे, लेकिन जो ऐसा करेंगे वो निश्चित रूप से सेंट्रो के मालिक भी बनेंगे। अब यहाँ से शुरू होती है आगे की कहानी। आपको 4 लाख की सेंट्रो 1 साल में चाहिए और रास्ता क्या है? तो रास्ता है ग्लेज। तो दोस्तों, आज यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ में है क्या। आप सब ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्लेज को चुना है। आज इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीर बनने के लिए एक आदमी को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, या अमीर बनने का राज क्या है। क्या वास्तव में ग्लेज वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? ग्लेज का फ्यूचर क्या है? ग्लेज के साथ चलकर हम कहां पहुंचेंगे? आज इस क्लास में हम इन सब बातों को जानेंगे, साथ में कंपनी के रिटेलिंग प्लान पर भी चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हैं? अगर आप सड़क पर निकले तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। पहला रिक्शे वाले, दूसरा स्कूटर वाले, तीसरा मारुति वाले और चौथा मर्सिडीज वाले। मेरा प्रश्न यह है आप लोगों से कि क्या फ़र्क है इन चारों लोगों में? क्यों ये चारों लोग अलग अलग स्टेज पर है? चारों के पास भी वही 2 हाथ, वही 2 पाँव, वही 2 आँखें हैं। दोस्तों, सक्सेस होने का एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं राइट एक्शन लेवरेज इनकम, मतलब गुणात्मक कमाई। 8 राइट टाइम, शुरुआती दौर यानी इनिशियल फेज। इन राइट डायरेक्शन एजुकेशन यानी कि शिक्षा। विथ राइट एनर्जी टीम वर्क। राइट एक्शन क्या है? तो लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम के बारे में तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, वो अपने सेमिनार में भी समझा होगा, पर मैं फिर भी आपको इसे एक और बार समझाऊंगा क्योंकि यह पार्ट हमारे बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट टाइम। लेवरेज इनकम में तो जाना है, पर किस तरह से लेवरेज इनकम में जाना है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद पहले से ही लेवरेज इनकम में हो, यानी कि वो शायद कोई फैक्ट्री, कारखाना या कोई बिजनेस चला रहे हो जहां बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी अच्छी नहीं हो, और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है राइट टाइमिंग। राइट टाइम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हर बिजनेस के 3 फेज होते हैं। पहला इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर, दूसरा फेमसिटी यानी प्रसिद्धि का दौर, और तीसरा कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता का दौर। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि का दौर और प्रतियोगिता का दौर। इसको समझना बहुत आसान है। चलिए इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। भारत में कंप्यूटर का आगमन 70 के दशक में हुआ, लेकिन हर नई चीज की तरह इसको भी विरोध और आलोचना मिल रही थी। उस समय कंप्यूटर के बारे में यह धारणा थी कि कंप्यूटर 100 आदमियों का काम अकेला कर सकता है। भारत पहले से ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी गलत धारणा के चलते कंप्यूटर को लगभग 10 साल विरोध और आलोचना सहनी पड़ी। शुरू में 80 के दशक में जिन कंपनियों ने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला वो थी IBM, नीट, ऑप्टेक, विप्रो और इन्फोसिस की कंपनी। 80 का दशक इस इंडस्ट्री के लिए शुरुआती दौर था। जो लोग इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में जुड़े वो नीट, ऑप्टेक, विप्रो वो इंडिया की रिचेस्ट कंपनी में से एक है। ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, शायद लगभग हर देश में इनके ऑफिस है, यहाँ तक कि इनके पास अपने पर्सनल जेट प्लेन तक है। मैं इन लोगों को सबसे ऊपर के लोगों की संज्ञा दूंगा। 90 के दशक में, मतलब 90 के दशक तक आते आते यह इंडस्ट्री फेमस हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे कंप्यूटर एवं उसकी यूटिलिटी को समझने लगे थे। जिन लोगों ने इस समय पर इस इंडस्ट्री को समझा एवं पकड़ा वो अपने जेट प्लेन तो नहीं ले पाए, लेकिन बड़ी गाड़ियां एवं
अच्छी आमदनी से भी नहीं चूके। आप तो जानते हैं कि अगर पड़ोस के घर में वर्मा जी का लड़का कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसा और घर में नई गाड़ी और पैसे आ गए तो शर्मा जी के बेटे में अपने आप ही दर्द शुरू हो जाएगा। वो भी अपने लड़के को इसी में जाने के लिए कहेंगे। ठीक इसी तरह से सन 2000 के आते आते लोगों की लाइफ स्टाइल बदलते देख यह इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई कि भेड़ चाल शुरू हो गई और यह इंडस्ट्री अपने कंपटीशन फेज में पहुंच गई। इस फेज में जो लोग जुड़े वह स्कूटर या छोटी कार जैसी सुविधाएं ही पा सके। अब आप ध्यान से समझिए, काम वही कंप्यूटर इंडस्ट्री का है, लेकिन उसके पकड़ने का वक्त अलग अलग था। यानी कि राइट एक्शन के साथ राइट टाइम भी होना जरूरी है। तो किसी भी बिजनेस को पकड़ने का सही समय या तो शुरुआती दौर होता है या फिर प्रसिद्धि का दौर होता है। तो राइट एक्शन क्या है? लेवरेज इनकम। राइट टाइम क्या है? शुरुआती दौर यानी प्रसिद्धि दौर। अच्छा, हम में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहेंगे? हाथ उठाए तो सबका हाथ उठ जाएंगे। मुझे मालूम था आप सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस फेज में काम करना आसान नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इस फेज में काम करते वक्त लोग भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इस फेज में लोग आपके साथ नहीं होते हैं। आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता है। हालात आपके अनुकूल नहीं होते। आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है। जरा सोचिए, क्या 80 के दशक में कंप्यूटर बेचना आसान रहा होगा? अगर मैं उस समय आपके पास इन मशीन को लेकर आता जिसमें एक टीवी और बहुत सारे बटन लगे हो जिन्हें दबाने से नहीं मालूम कि स्क्रीन पर क्या आएगा, और मैं बोलूं कि इसे खरीद लीजिए, 1 लाख रुपए का है, तो क्या आप खरीदते? शायद नहीं। अगर मुझे वो आपको बेचना है तो मुझे आपको यह आसान कराना पड़ेगा कि ये आपको लाखों का फायदा कराएगा। उसके लिए मुझे आपको पहले कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जरा सोचिए, ऐसे कई 100 लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी। उनमें से कुछ तो लगा होगा कि कंप्यूटर उनके काम का है। इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और धीरे धीरे कंप्यूटर के लिए लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई। जागरूकता पैदा हो गया। कंप्यूटर के लिए लोगों को अवेयर करने में 10 से 15 साल का समय लग गया। शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। आप खुद सोच कर देखिए, 1985 से 1990 तक शायद आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। कुछ लोग ने सिर्फ नाम ही सुना होगा। पहले 10 साल तो लोगों को यह समझाने में ही लग गए कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ भी मौजूद है। और यह सब किया किसने? उन लोगों ने जिन्होंने इसे शुरुआती दौर में ही पकड़ा। चलिए मैं आपको टाटा की कहानी सुनाता हूँ। आज़ादी से पहले हमारे देश में कोयले के ट्रक चलते थे। उन्हीं दिनों भारत की टाटा कंपनी की मर्सिडीज के साथ डील हुई और उन्होंने भारत का पहला डीजल ट्रक निकाला। लेकिन इस डीजल के ट्रक के लिए ग्राहक जुटाना बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई भी ट्रक को लेने के लिए तैयार नहीं था। ट्रांसपोर्टरों के दिल में तरह तरह के सवाल थे। पहले तो नई चीज है, पता नहीं कैसे निकलती है। पेट्रोल पंप नहीं थे, इसलिए लोग सोच रहे थे कि इस ट्रक का ईंधन आसानी से मिलेगा नहीं, कहां से लेंगे? कोयला तो हर मोड़ पर मिल जाता था, लेकिन इसके मैकेनिक भी नहीं मालूम कहां से मिलेंगे। उन दिनों गिनी चुनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती थी। उस समय भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम था मिल्ट कुम्बरी ट्रांसपोर्ट, जो कि मिल्ट कुम्बरी शहर में थी। यह अब पाकिस्तान में है। टाटा ने बड़ी मुश्किल से कुछ शर्तों पर अपना ट्रक मिल्ट कुम्बरी ट्रांसपोर्ट को बेचा, और पहली शर्त थी कि ये ट्रक उनको बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा और इनके पैसे वो धीरे धीरे किस्तों में वापस करेंगे, लेकिन वो भी तब जब उन्हें ये ट्रक पसंद आएगा, वरना उस ट्रक को वापस कर देगा। उनकी दूसरी शर्त थी कि जहां कहीं भी डीजल की ज़रूरत होगी, टाटा कंपनी खुद वहां डीजल पहुंचाएगी। इसके लिए उन्होंने शुरू में मोबाइल पेट्रोल पंप बनाए। क्या आप समझ सकते हैं टाटा को शुरुआत में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा?
मिल्ट कुमरी ने टाटा का वो पहला ट्रक इस्तेमाल किया जो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने टाटा से दूसरा ट्रक लिया, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 और 1950 के आते आते इन ट्रकों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोगों को 5-5 साल तक ट्रक का नंबर नहीं मिलता था। तो मैं आपको यह बात समझा रहा हूँ कि शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। दोस्तों, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो संचालन करते हैं और दूसरा वो जो फॉलो करते हैं। हमेशा संचालन करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में चीज़ों को आपको खुद ही समझना होता है और खुद ही फैसले लेने पड़ते हैं। आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है। आज की तारीख में अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको खाना बनाना सिखाएंगे और रेस्टोरेंट चलाना भी सिखाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में ये ट्रेनिंग सेंटर भी खुद ही खोलने पड़ते हैं। शुरुआती दौर में आपको बहुत सारा विरोध और आलोचना सहना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ नया कर रहे होते हैं, इसलिए लोग आपके असफल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों के किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया नेगेटिव होता है। दुनिया के हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे यही कहानी है। क्या आप लोगों ने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? चलो मैं राइट ब्रदर्स की कहानी सुनाता हूँ। राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है जब राइट ब्रदर्स ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये बताया कि वो एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा है जिसमें वो लोग बैठकर उड़ सकेंगे, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? जबकि उन्होंने सिर्फ आज तक चिड़िया तोते उड़ते देखे थे। आपने ठीक कहा, उन लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि लोग उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, अपना सामान बेच दिया। जितना उधार वो अपने माँ बाप से ले सकते थे उन्होंने लिया। अब उनके माँ बाप ने उन्हें उधार देना भी बंद कर दिया। उनके दोस्त भी उनसे कतराने लगे कि कहीं वो उनसे पैसे उधार ना मांगने लगे। इन सब के बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। कई साल उन्हें अपने काम को अंजाम तक लाने में लग गए। वो जहाँ से गुजरते थे लोग उनका मजाक बनाना शुरू कर देते थे, उड़ने वाले आदमी, उड़ने वाले आदमी। लेकिन जब कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी 1 मिनट की उड़ान भरी, तो उस समय राइट ब्रदर्स के परिवार वालों और उनके दोस्तों का सीना गर्व से तन गया। उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार सबने कहने लगे कि हमें तो पता ही था कि ये लड़के कामयाब होंगे। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना। चलिए दोस्तों, एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। एक वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। उन्होंने ही पहली बार बताया कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जानते हैं इस सच्चाई को बताने का उन्हें क्या इनाम मिला? उन्हें लोगों ने फांसी पर लटका दिया, और जब बाद में सच्चाई पता चली तो उनकी पूजा शुरू कर दी। इंसान को छोड़ो, लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। जीसस क्राइस्ट को भी इन्हीं 85% लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था। बाद में उन्हीं 85% लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। आज पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा शिष्य और किसी धर्म के कहीं नहीं है। तो यह तय है कि शुरुआती दौर में आपको दिक्कतों का सामना करना ही होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो वो शुरुआती दौर में ही इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार है? सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में लगभग 85% लोग नाकामयाब है और 15% लोग ही कामयाब है। इन 15% लोगों के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। क्या आपने कभी मर्सिडीज SLS से किसी अमीर आदमी को उतरते हुए देखा है, जो आपके पास आकर चौराहे पर खड़ा हो जाए और सिगरेट पीते हुए देश की समस्या पर चर्चा करे कि यार अपने देश का तो हाल ही बुरा है, देखो ये सड़कें टूटी पड़ी है, बिजली यहाँ आती नहीं। ये कोई देश है भला? ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चोर है। कभी आपको कोई ऐसा इंसान मिला? नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य ये सब बातें करने का नहीं है।
ऐसी फिजूल बातें करते हुए आपको ये 85% लोग मिल जाएंगे। ये 85% लोग चारों तरफ नेगेटिव चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। ये लोग हमेशा समस्याओं पर बात करते हैं, इनके पास कोई समाधान नहीं होता है। हम लोगों की समस्या यह है कि हम इन्हीं 85% लोगों में से उठकर आते हैं, लेकिन जब जब आप इस भीड़ में से ऊपर उठकर जाना चाहोगे तब आपको एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जो इन लोगों का नहीं है, क्योंकि अगर इसका कोई भी रास्ता कामयाब की ओर जाता है तो ये सारे के सारे लोग कामयाब होते हैं। और जब जब आप ऐसे रास्तों पर चलेंगे जो उनका रास्ता नहीं होगा, वो आपकी टांग खींचने लगेंगे और आपको बोलेंगे कि आप गलत जा रहे हो। पर अजीब बात यह है कि हम इन्हीं लोगों के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप वो चीज़ लोगों से कैसे मांग सकते हैं जो उनके पास ही नहीं है। अगर मेरे पास 100 रुपये हो और आप मुझसे 200 रुपया मांगे तो मैं आपको 200 रुपये कैसे दे सकता हूँ। हम भी यही करते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना होता है तो हम हलवाई से जाकर पूछने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है हलवाई आपको क्या जवाब दे सकता है? वो यही कहेगा कि बेटा डॉक्टर में क्या रखा है, आज हर गली में एक डॉक्टर मिल जाएगा, हमारा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हलवाई तो सारे मिठाई ठीक ही बना रहे हैं, कोई बीमार थोड़े ना होता है। शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता, आपको लोगों से लड़ना पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, शुरुआती दौर की पहचान कब होती है? शुरुआती दौर की पहचान तब होती है जब ज़्यादातर लोग किसी चीज़ के खिलाफ हो। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? जब आपको रिजेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, जब आप कोई काम कर रहे होंगे और आपको इस काम के लिए सबसे ज़्यादा विरोध और आलोचना मिले तो आप समझ जाओ कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि ईश्वर ने आपको वो मौका दे दिया है, क्योंकि आप ग्लेज के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर में हैं। हमारी कंपनी में अभी तक कितने लोग शामिल हो चुके हैं? क्या लगता है आपको और कितने लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे? अगला है नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ग्लेज बिजनेस को मैं आपको 2 स्टेप में समझा सकता हूँ। पहले स्टेप में हमें ग्लेज का नेटवर्क फैलाना है एवं दूसरे स्टेप में हमें उस नेटवर्क के द्वारा प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करनी है। नेटवर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। हमें अपना नेटवर्क पहले दिल्ली में, फिर दूसरे शहरों में, फिर राज्य में, फिर पूरे भारत में और फिर दूसरे देशों में भी फैलाना है धीरे धीरे। और ऐसा करने में हमें कई साल लग जाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को रिप्लेस करेगी। देखिए दोस्तों, लक्ष्य यहाँ भी प्रोडक्ट बेचना है और वहाँ भी, मगर तरीका थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट को मूव करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जो कि उनका पहले से ही डेवलप हो चुका है। इसी के द्वारा वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें नेटवर्क अभी डेवलप करना है। दोस्तों, अगर हमारे यहाँ 10 गेस्ट आते हैं तो उनमें से कम 2 लोग अपनी होम शॉप खोलकर ग्लेज बिजनेस शुरू करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा। इस हिसाब से देखें तो अभी 25 करोड़ लोग तो कंफर्म ग्लेज बिजनेस शुरू करेंगे। क्या और नो? अभी कंपनी में पिछले 12 सालों में लगभग 18 लाख लोग बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, यानी कि 23 करोड़ 20 लाख लोग अभी इनका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन ही खींची है, अभी तो हमने बेस बनाना है और उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है। क्या लगता है इतने लोगों को बिजनेस शुरू कराने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 50 साल लगेंगे और इतने वक्त में 2 नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। इसलिए इस बिजनेस में कभी कोई अंतिम बिंदु नहीं आता है। 10 में से 2 बिजनेस शुरू, यानी कि
125 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ लोग। ये फिगर अच्छी है या खराब? अच्छी है। इससे ज़्यादा तो मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमें कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो बाहर हमारी सेवा करे। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, सड़क बनाने वाले, पुल बनाने वाले, आटा चक्की वाले लोग भी चाहिए। यस और नो? तो दोस्तों, आप सबके सामने ये 25 करोड़ लोगों का एक केक पीस है। आपका आज का किया हुआ काम तय करेगा कि इसमें से आपके नेटवर्क में कितना हिस्सा आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। लोग बाहर कहते हैं कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। कितने लोग मानते हैं कि हम मेंबर बनाते हैं? ईमानदारी से कृपया हाथ खड़ा करें। नहीं, हम मेंबर नहीं बनाते। अगर हम मेंबर नहीं बनाते तो हम क्या करते हैं? हम लोग मेंबर नहीं बना रहे, हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। कौन बताएगा कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अस्पष्ट जवाब आते हैं। नेटवर्क वो होता है जिनके द्वारा प्रोडक्ट मूव किया जा सके। दुनिया में जितनी भी अच्छी कंपनी है वो अपने नेटवर्क की वजह से पहचानी जाती है। अगर किसी कंपनी का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। पहले मैं आपको यहीं पर एक प्रैक्टिकल उदाहरण से नेटवर्क को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है सुधीर। दोस्तों, मेरे हाथ में ये पेन है। अगर मैं ये पेन यहाँ से सुधीर के पास पहुँचाना चाहता हूँ, वो भी यहाँ से बिना हिले डुले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। ट्रेनर में वो पेन पहली लाइन में बैठे एक आदमी को दे दिया, उन्होंने इसे अगले आदमी को दे दिया, उसने अगले आदमी को। ऐसे करते करते वो पेन सुधीर तक पहुँच गया। क्यों दोस्तों, क्या देखा आपने? इसे कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। इस कमरे में बैठे सब लोग एक नेटवर्क ही तो है। हमने इस कमरे में बैठे हुए इस नेटवर्क को मल्टीप्लाई करते करते देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, और फिर उसके बाद उसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट भी ठीक वैसे ही मूव करेंगे जैसे ये पेन यहाँ से सुधीर तक पहुँचा। दोस्तों, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बिना नेटवर्क के मूव नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में भी एक नेटवर्क बिछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाते हैं। अगर मान लीजिए एक साबुन मुंबई में मैन्युफैक्चर होता है, तो वह देश के दूसरे कोने में जम्मू के किसी छोटे से गांव की दुकान पर बिक रहा होता है। कैसे? सिर्फ एक नेटवर्क की वजह से ही। अगर मैं वो मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं सीधा छोटी छोटी दुकान पर डायरेक्टली साबुन थोड़े ही देकर आऊँगा। मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैं उसे सुपर स्टॉकिस्ट को दे दूंगा, आगे वो उसे सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर उसे होलसेलर को, और होलसेलर उस साबुन को रिटेलर को देगा। नेटवर्क ग्लेज में हमें यह नेटवर्क डेवलप करना है। मेंबर हमेशा क्लब में बनते हैं और इस तरीके से बनते हैं। देखो चित्र के माध्यम से। हम दिल्ली से शुरू हुए हैं और पिछले 12 सालों में हमने दिल्ली के अलावा अब तक 6 ऑफिस और 205 फ्रेंचाइजी खोल दिए हैं। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क पूरे भारत में फैलेगा। दूसरा स्टेप रिटेलिंग। दूसरे स्टेप में मैं आपको रिटेलिंग प्लान समझाता हूँ। रिटेलिंग प्लान के अनुसार आज कंपनी के जो भी प्रोडक्ट मौजूद है या जिनको कंपनी बाद में लॉन्च करेगी, उन्हें आप अपने निजी प्रयोग के लिए खरीद सकते हैं या अपने किसी सगे संबंधी को खरीद कर दे सकते हैं। इस तरह की सेलिंग पर हमें रिटेलिंग प्लान के मुताबिक इंसेंटिव मिलता है। रिटेलिंग प्लान के अनुसार सीडी लेवल को 9%, पीडी लेवल को 14%, ईडी लेवल को 19%, एचडी लेवल यानी कि मास्टर लेवल को 24%, आरडी लेवल यानी कि रॉयल मास्टर, डीडी लेवल यानी कि प्रेसिडेंट, जीडीडी लेवल यानी कि रॉयल प्रेसिडेंट को 32% मिलता है। होम शॉप ओनर को इंसेंटिव डायरेक्ट सेल करने पर मिलता है और आपके नेटवर्क के द्वारा सेल करने पर बचत इनकम भी मिलती है। दोस्तों, ग्लेज में रिटेलिंग प्लान का एक बहुत बड़ा भविष्य है। यूँ कहिए कि आने वाले समय में आप नेटवर्क डेवलपमेंट से
तो पैसा कमाएंगे ही, लेकिन रिटेलिंग प्लान से भी आप स्थायी इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन रिटेलिंग प्लान के द्वारा होने वाली इनकम आपके नेटवर्क की साइज पर डिपेंड करती है। दोस्तों, ग्लेज अगस्त 2003 में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सनसुई सीटीवी और सनसुई स्टूडियो सिस्टम से शुरू हुई थी। आज हम FSCG में एंटर कर चुके हैं। ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं और एक परिवार को हर महीने इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है, जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, सोप और शैम्पू। इस क्षेत्र में कंपनी के गेलवे ब्रांड नाम के तहत कई श्रेणियों में लगभग 60 से भी अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल है। यह 2003 में था, लेकिन अब कम से कम 300 से भी अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका है। इस श्रेणियों में पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन एवं एग्रीकल्चर के ब्रांड्स प्रमुखता से शामिल है। आने वाले समय में कलर लाइन के साथ साथ कैटलॉग प्रोडक्ट रेंज के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें जोड़े जाएंगे। ये सब प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब तक हमारी 18 लाख होम शॉप खुल चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सालों में कंपनी की ये कोशिश होगी कि ग्लेज में इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज हो कि शायद कोई प्रोडक्ट बचे जो हमारी ज़रूरत का हो और वो ग्लेज में ना हो। दोस्तों, वही सही वक्त होगा जब हमारी आज की हुई मेहनत रंग लाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन से दिखाता हूँ कि हम आने वाले समय में रिटेलिंग प्लान से क्या कमाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा नेटवर्क सिर्फ 20% की ग्रोथ रेट में भी ग्रो करता है तो भी हमारे नेटवर्क में अगले 5 साल में लगभग 44 लाख होम शॉप खुल चुकी होगी। 18 लाख लोगों का मतलब है 18 लाख परिवार। अब अगर एक जनरल आइडिया ले तो एक एवरेज परिवार कम से कम 2000 रुपये अपने ज़रूरत के सामान खरीदने पर हर महीने जरूर खर्च करता है। यस और नो? और सोच कर देखिए, जब 18 लाख परिवार हर महीने अपने ज़रूरत सामान के लिए 2000 रुपये की शॉपिंग ग्लेज से करेगा तो आपके नेटवर्क से 2000 गुने 18 लाख बराबर 320 करोड़ रुपया का टर्नओवर होगा। अब अगर इसमें आपको सिर्फ 0.5% भी प्रॉफिट मिलता है तो भी आप आज से 5 साल बाद 30 लाख रुपया महीना सिर्फ रिटेलिंग से कमा रहे होंगे। नेटवर्क डेवलपमेंट से जो पैसा आप कमाएंगे वो अलग है, छोड़िए 0.5%। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ 0.1% भी मिलता है तो भी 6 लाख रुपया होता है। अगर आप 6 लाख रुपये महीना भी सिर्फ रिटेलिंग से कमा रहे हो तो क्या यह बुरी है? नो। अब आप कहेंगे कि सर 30 लाख या 6 लाख तो तब आएगा जब यह सारी फैमिली अपने प्रोडक्ट स्थानीय दुकान से ना लेकर सिर्फ ग्लेज से खरीदेगी। यस और नो? बात भी ठीक है। अगर सामान पड़ोस में मिलता है तो इतनी दूर जाकर ग्लेज से सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है? कोई ना कोई फ़ायदा तो होना ही चाहिए इतनी दूर जाने का। चलिए मैं आपको वो फायदे बताता हूँ क्यों ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर ग्लेज से ही प्रोडक्ट खरीदेगा। 1 नंबर, अगर इनको वो सारा सामान जो स्थानीय दुकान पर 2000 रुपये का मिलता है उसकी बजाय वो सामान ग्लेज में सिर्फ 1700 रुपये में मिले तो ये सामान कहाँ से खरीदेंगे? हेलो जी हाँ, ग्लेज से। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे रिटेलिंग प्लान के अनुसार एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी 10 से 15% का इंसेंटिव मिलता है जो कि प्रोडक्ट पर अंकित डीपी और एमआरपी मूल्य के बीच का अंतर होता है। 2 नंबर, दोस्तों आजकल मार्केट में नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट की समस्या किसी से नहीं छिपी है। पैसे देने के बाद भी अनजाने में हम नकली प्रोडक्ट उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन ग्लेज में आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ग्लेज में चाहे कंपनी के अपने प्रोडक्ट हो या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, क्वालिटी में समझौता नहीं किया जाता है। 3 नंबर, अगर हम स्थानीय दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता है। 3 नंबर, अगर हम स्थानीय दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता है।
लेकिन अगर हम अपने सपनों से प्यार करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक शानदार जिंदगी जिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां हो तो हम मॉरिशस घूमने जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमें ग्लेज के प्रोडक्ट उपयोग करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ग्लेज में दो तरफा इनकम मिलती है, एक नेटवर्क डेवलपमेंट करने पर और दूसरा उसी नेटवर्क के द्वारा प्रोडक्ट खरीदने से की गई रिटेलिंग पर। तो आपको ग्लेज में अपना भविष्य समझ में आया क्या? अभी हमारा बिजनेस शुरुआती दौर में है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है, धीरे धीरे लोगों को इस बिजनेस को समझाते हुए अपने साथ जोड़ना है। लेकिन ये काम आसान नहीं है, इसमें हमें बहुत सारे विरोध और आलोचना सहनी पड़ेगी। अभी इस बिजनेस को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रम की स्थिति है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में लगभग 130 करोड़ लोग हैं और इन लोगों में भी 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि यह है क्या, दूसरे वो जो न्यूट्रल है, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है, जैसे कुछ लेखक, कुछ पेंटर जो अपनी दुनिया में गुम है। उदाहरण के लिए AR रहमान, उन्हें क्या लेना देना है कि ग्लेज नाम की कोई कंपनी है जो ग्रो कर रही है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में बिजनेस करेंगे अगर माधुरी ज्वाइन कर ले तो। तीसरे तरह के वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव है, इनको भी मैं 3 तरह के अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता हूँ। पहला, इसमें पहले वो लोग आते हैं जो कुछ गलत इरादों वाले और अनाड़ी लोगों द्वारा चलाई गई जालसाज कंपनियों के शिकार हुए। दूसरी तरह के लोग वो है जो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम या गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उन्होंने सिर्फ बाहर किसी से थोड़ा बहुत सुना होता है, जिसके आधार पर उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में एक नेगेटिव राय कायम कर ली है। नॉलेज की कमी की वजह से वो नेगेटिव है। तीसरे वो है जो खामोखा नेगेटिव है, ये वो लोग हैं जो खाली इस बिजनेस के लिए ही नहीं हर चीज़ के लिए नेगेटिव होते हैं, इनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, ये तो बने ही नेगेटिव बोलने के लिए। अगर इस तरह के लोग किसी शानदार सी शादी में भी जाएंगे जहां किसी ने शादी की सजावट में शायद लाखों रुपया खर्च कर रहा होगा, ये वहां भी कमियां ढूंढते नजर आएंगे। खा पी कर ढकार मारकर सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि यार बाकी सब कुछ तो ठीक है, मगर इसके टेंट की रस्सियां खुली हुई थी। इन लोगों का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो नॉलेज की कमी की वजह से इस इंडस्ट्री से नेगेटिव है। मान लीजिए मिस्टर राजीव मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें मैंने सेमिनार दिखाया, मतलब बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया। बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो बहुत ही उत्साहित हुए, उन्हें यह काम बहुत अच्छा लगा। हालांकि उन्हें यह बताया गया कि वो बाहर जाकर बात ना करे, पर फिर भी वो उत्तेजना में आकर अपने एक और बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर सुधीर के पास गए। मान लीजिए मिस्टर सुधीर की एक फैक्ट्री है जिसमें खराद की वह कुछ मशीन लगी हुई है और वो अपने एक जरूरी ऑर्डर को पूरा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार मिस्टर राजीव वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मिस्टर राजीव को देखा तो उनके मन में यही बात आई कि यार यह कहां से टपक पड़ा। फिर भी दोस्ती के नाते उसने उससे बात की। मिस्टर राजीव इतने उत्साहित थे कि वो मिस्टर सुधीर के फेस एक्सप्रेशन भी पढ़ नहीं पाए और अपनी बातें करनी शुरू कर दी। सुधीर, तू क्या इन खराद की मशीनों में लगा हुआ है? इन सबको छोड़, मैं तुम्हें एक अल्टीमेट बिजनेस बताता हूँ। आज मैंने नगला राय में एक बिजनेस देखा है। ग्लेज नाम की कंपनी में कुछ रुपये लगाने हैं और लाखों कमाने हैं, और उस पैसे के बदले में भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसने पेपर पेन उठाया और 15 मिनट में सुधीर की सारी काउंसलिंग कर दी। 4, 16, 64 इमेजिन करके देखिए कि सुधीर के दिमाग में इस बिजनेस का क्या प्रभाव पड़ेगा। राजीव को कुछ रुपये का प्रोडक्ट, 4, 16, 64 मेंबर और लाखों रुपये के अलावा कुछ भी याद नहीं रहा। राजीव को लगा कि जितना अच्छा बिजनेस उसे समझ में आया
उतना ही अच्छा सुधीर को भी आ गया, लेकिन सुधीर की समझ में कुछ नहीं आया। उसे राजीव के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने राजीव से कहा कि राजीव, तू रात को ठीक से सोया कर और सुबह जल्दी उठा कर क्या फालतू की कंपनी के बारे में बातें कर रहा है। इस तरह की कई सारी स्कीम आती है और चली जाती है। एक बात हमेशा ध्यान में रख, इस दुनिया में एक ही तरीका है पैसा कमाने का, ज्यादा पैसा लगाओ, मेहनत करो और कम कमाओ। तू बेवकूफ़ों जैसे बात क्यों कर रहा है? मैंने लाखों रुपये इस फैक्ट्री में लगा रखे हैं, दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर मुझे 15 से 20 हजार रुपये मुश्किल से बचते हैं, और तू मुझे लाखों कमाने का बिजनेस बता रहा है। भाई मेरी बात मान, इस चक्कर से दूर रह। तू जो कर रहा था पहले वही ठीक है, आराम से करता रह। इस कंपनी के चक्कर में मत पड़ना। अगर यह बिजनेस इतना ही कामयाब होता तो यह सारे लोग अपने अपने बिजनेस को छोड़कर उसी बिजनेस में चले गए होते। आगे से मेरे पास इस तरह की बात लेकर मत आना, और कोई बात है तो बता। सुधीर की बात सुनकर राजीव चुप हो गए। अपनी तरफ से तो वो सुधीर को बिजनेस शुरू कराने के लिए आए थे, पर सुधीर की बात सुनकर वो खामोश हो गए। बात यही खत्म नहीं होती। मेरा एक और बड़ा अच्छा दोस्त है आदित्य, उसे भी मैंने यह पूरा बिजनेस दिखाया, और सब कुछ देखने व समझने के बाद वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ, और वह बस इस बिजनेस को जल्दी ही शुरू करने वाला था। मैंने उसे भी समझाया कि बाहर इस बिजनेस के बारे में बात मत करना, मगर राजीव वाली गलती उसने भी की। सहयोग बस वो भी सुधीर का दोस्त था। वो भी उत्साहित होकर सीधा सुधीर के पास गया। बेचारा सुधीर फिर खराद की मशीन पर काम कर रहा था, शायद किसी ऑर्डर को पूरा करने में लगा था। इतने में आदित्य जी वहाँ जा पहुँचे, और उन्होंने भी सुधीर को वहाँ सब कहा जो राजीव ने कहा था। और भाई क्या कर रहा है तू? क्या हमेशा इन खराद की मशीनों पर लगा रहता है? तू छोड़ इन सबको, मैं तुझे एक बेहतरीन बिजनेस बताता हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं है, और तू लाखों रुपये कमा सकता है। सुधीर के दिमाग के सारे बल्ब एक साथ जल पड़े। उसने सोचा कि यह भी राजीव जैसी बात कर रहा है तो जरूर उसी बिजनेस के बारे में बात कर रहा होगा। सुधीर ने आदित्य के कुछ कहने से पहले ही खुद बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है सुधीर का इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब देखिएगा वो आदित्य से ऐसे बात करेगा जैसे कि उसी ने ग्लेस के फाउंडर मेंबर के साथ मिलकर कंपनी चलाई हो। अब यहाँ ध्यान से देखना कि सुधीर आदित्य की कैसे वाट लगाता है। सुधीर बोलता है, अरे तू भी फंस गया क्या? तो आदित्य बोलता है, फंस गया? क्या बात कर रहा है? सुधीर बोलता है, फिर ठीक कह रहा हूँ, ऐसे भी कहीं पैसा कमाया जाता है? ग्लेज की ही बात कर रहा है ना तू? मैं उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। नांगर राय में ही ऑफिस है ना, जहाँ सारे लोग टाई लगाकर घूमते हैं, मेंबर बनाते हैं और 10,000 रुपये लगाकर प्रोडक्ट मिलते हैं। उसी काम की बात कर रहा है ना तू? सब जानता हूँ मैं। सुधीर की बात सुनकर आदित्य टोटल परेशान हो गया। यहाँ पर अब 3 लोग इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो चुके हैं। बात यहाँ पर खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। अब सुधीर से जो भी उसका दोस्त मिलने आता वो राजीव, आदित्य और इस काम को मजाक उड़ाता। सुधीर ने अपने और दोस्तों को बैठाया और उन सब से भी यही बात करने लगा। सुधीर बोलता है, अरे तुम लोगों के पास क्या राजीव आया? दोस्तों ने कहा, नहीं तो पर क्यों? तो सुधीर फिर बोलता है, तो आदित्य तो जरूर आया होगा। दोस्तों ने फिर कहा, नहीं, पर बात क्या है? सुधीर बोलता है, अरे तुम लोगों को पता है आजकल दोनों किसी मेंबर बनाने वाली कंपनी के चक्कर में फंसे हैं। मेरे पास भी दोनों स्कीम लेकर आए थे, मैंने तो उन दोनों को ही भगा दिया। अब शायद तुम लोगों के पास भी वो दोनों आएंगे, कहीं फंस मत जाना। तो दोस्तों इस पूरे एपिसोड से क्या निष्कर्ष निकलता है? इन सब नेगेटिव लोगों से राजीव और आदित्य सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को देखा और समझा। देखने और समझने के बाद पूरी तरह से पॉजिटिव थे, लेकिन उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था। सिर्फ इस वजह से वो सुधीर व उसके दोस्त गलतफहमी में इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो गए। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि
ये जो नेगेटिव लोग हैं असल में ये नेगेटिव नहीं है, सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से ये लोग नेगेटिव है। इस तरह से लोग दूसरों की बातें सुनकर अधूरी नॉलेज की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं। सुधीर जैसे लोग राजीव जैसे लोगों के कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं। पहले इस तरह के लोग हैं जो नेगेटिव है, जिन्हें पूरी तरह नॉलेज नहीं है, बस किसी ने इधर से उधर बोला, किसी ने उधर से बोला, किसी ने इधर से सुना तो किसी ने उधर से सुना, वो सुन सुन के नेगेटिव है। अगर आप इन लोगों से बस एक प्रश्न पूछे कि किस तरह से ये स्कीम है, क्यों ये कंपनी गलत है, मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, उनके पास एक भी लॉजिकल उत्तर नहीं होगा। इस तरह से जो लोग नेगेटिव है उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी ठोस वजह नहीं है निगेटिव होने की, और आपके पास हर वाजिब लॉजिक है उन्हें पॉजिटिव करने का। इसलिए जब भी आप अपने दोस्तों को इस बिजनेस के लिए इनवाइट करें और आगे से आपको जवाब मिले कि कहीं यार वो मेंबर बनाने वाला बिजनेस तो नहीं, अगर वो है तो मुझे मत बुलाना, तो आप उसे कहना नहीं ये मेंबर बनाने वाला बिजनेस नहीं है। बिना घबराए उसे आप यहाँ बुलाएं, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से निगेटिव है। जब वो यहाँ आएगा, सारा प्रोग्राम देखेगा, वो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री को स्वीकार करेगा। अब मैं तीसरे तरह के निगेटिव लोगों की बात करता हूँ। कुछ लोगों के साथ थोड़ा गलत भी हुआ है। कुछ लोग गलत इरादों वाले लोगों द्वारा चलाई गई कंपनियों के शिकार हुए हैं। एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के आते ही बहुत सारे लोगों ने कुछ विदेशी कंपनियों को ज्वाइन किया। कुछ लोग जो वहां पर सफल नहीं हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि कंपनी खोलने से लोग सफल हो जाते हैं। उन्हें लगा कि कंपनी खोलना तो बहुत आसान होता है। उन्हें क्या किया, इस कंपनी से अलग हुए, इधर उधर से कुछ प्रोडक्ट अरेंज किए और एक अपनी कंपनी लॉन्च कर दी। ये समझना तो बहुत सहज है दोस्तों, जो लोग अपना नेटवर्क नहीं चला पाए वो कंपनी क्या चलाएंगे, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तभी चलेगी जब उसके डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क ग्रो करेंगे। अब आप समझदार हैं, जो लोग किसी कंपनी में अपना नेटवर्क तो चला नहीं पाए वो कंपनी क्या चलाएंगे, क्योंकि कंपनी में तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती है, जबकि नेटवर्क चलाने में तो सिर्फ आपको नेटवर्क बनाना होता है। यह बिल्कुल वैसी बात है जैसे एक बैंक में अकाउंट खोलना आसान है, लेकिन अपना बैंक खोलना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि 98% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने खुलने के 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाती है, लेकिन उनकी इन करतूत के कारण बहुत सारे आम लोग फंस जाते हैं। इस तरह की कंपनी को पहचानना बहुत ही आसान है। इनके ज़्यादातर बिजनेस प्लान ना होकर मैजिकल कैलकुलेशन टाइप स्कीम होती है। अब मैजिकल कैलकुलेशन क्या होती है? मैजिकल कैलकुलेशन में वो आपको थोड़ी सी इन्वेस्ट में बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाएंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग के डॉट्स होते हैं, मतलब संदेह होते हैं, वो इन कंपनियों के डूज होते हैं और वो बार बार इन्हीं बातों पर जोर दे रहे होंगे। ऐसी कंपनी और ऐसे लोगों के शिकार ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो दूसरी कंपनियों में कुछ कमा नहीं पाते हैं। वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उन्हें आसान रास्ते बताते हैं कि देखो, आपके यहाँ 4 नहीं बन रहे हैं और हमारे यहाँ 4 बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 से ऊपर बनाने की अनुमति ही नहीं है। अपलाइन अपने आप गिफ्ट करती है। देखिए, हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि गो डीप नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला है। हम यहाँ गिफ्टिंग को मना करते हैं और वो उसे प्रमोट करते हैं। हम यहाँ फंडिंग फिनिशिंग मना करते हैं, वो फंडिंग फिनिशिंग को प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ये कंपनी अक्सर आपको ये कहती मिल जाएगी कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कई लोग तो ये कहने से भी नहीं चूकते कि हमारे यहाँ नो स्पॉन्सरिंग इनकम है, आप हमें पैसा दीजिए। आपके नीचे अपने आप लोग लगते जाएंगे और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास अपने आप हर माह चेक आता रहेगा, आप हर महीने अपने आप पैसा कमाते रहोगे।
सोच कर देखिए, चेक तो कंपनी तभी देगी जब लोग बिजनेस करेंगे। लोग तो तभी होम शॉप खोलेंगे ना जब कोई उन्हें स्पॉन्सर करेगा। अगर सबको यही कहकर बिजनेस शुरू करा रहा है कि आपको सेल ऊपर से मिलेगी, तो ऊपर वालों को क्या कहकर बिजनेस शुरू कराया था कि आपको जिंदगी भर सेल ही सेल देनी है। हालांकि कोई भी समझदार आदमी इनकी बेवकूफ़ बनाने वाली पॉलिसी को आसानी से पहचान सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह की कंपनियों के शिकार हो जाते हैं। इनके साथ शुरू में जो लोग बिजनेस करते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं और इकट्ठा करके भाग जाते हैं, लेकिन उसके नेटवर्क मार्केट को धक्का लगता है। दोस्तों, हम सबको इन कंपनियों द्वारा किए गए पापों को भी धोना है। इस तरह के जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको भी ग्लेज में लेकर आना है और उन्हें दिखाना है कि जो आपने देखा वो मात्र कुछ सेल्फिश लोगों के नापाक इरादे थे। ग्लेज आपको असली नेटवर्क मार्केट की सच्चाई को दिखाएगी। यस और नो? अब आपके सामने तीसरे तरह के लोग हैं जो खामोखा नेगेटिव है। इनकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह हर इंडस्ट्री में मौजूद है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, आपके सामने भारत की 125 करोड़ की जनता है। कुछ लोग हैं जो जानते नहीं है कि यह इंडस्ट्री है क्या, कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल है, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जो भी स्थिति मैंने आपको भारत की बताई, हम सबके लिए यह एक पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? कौन बताएगा 125 करोड़ लोग या तो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव है या न्यूट्रल या जानते ही नहीं है कि ये है क्या। एक तरफ हम 18 लाख लोग हैं और दूसरी तरफ पूरा भारत। हम लोगों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है या खराब पॉइंट है? तो जाहिर सी बात है ये अच्छा पॉइंट है। ठीक कहा आपने, ये एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि हम शुरुआती दौर में है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर ऐसा कुछ हो कि आज रात कुछ चमत्कार हो कि सुबह जब सब लोग उठे और बोले कि ग्लेज की जाए, यानी कि सब के सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव हो जाए, तो आप किसको यहाँ लेकर आएंगे? जिसे आप कहेंगे कि मेरे साथ चल, वो कहेगा कि मैं क्यों चलूँ, तू मेरे साथ चल, यानी कि वो ही इंडस्ट्री का कंपटीशन फेस होगा। इसलिए हम भाग्यशाली है कि हम शुरुआती दौर में हैं। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि हमारा क्या काम है? हमें उन 125 करोड़ लोगों की राय बदलनी है। उन 125 करोड़ लोगों को समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतरीन तरीका है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। हमें उन्हें समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक क्रांति ला सकती है अपने देश के अंदर, चाहे देश के लोगों के विचारों का सवाल हो या उनकी आमदनी का सवाल हो या फिर उनकी सोच का सवाल हो या सोशल एक्टिविटी का सवाल हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों, हम कर पाएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक एक करके उन्हें ग्लेज में इंट्रोड्यूस करना है, मतलब ग्लेज के साथ उसे मिलाना है। अगर यहाँ 10 लोग आते हैं तो 9 लोग पॉजिटिव जाते हैं, यानी कि 90% लोगों की हम राय बदल देते हैं। लेकिन 9 में से सिर्फ 2 लोग ही बिजनेस शुरू करते हैं, 7 नहीं करते हैं। उनकी अपनी पर्सनल वजह है। लेकिन ये जो 2 लोग बिजनेस करते हैं, इनसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि राइट एक्शन एट राइट टाइम। राइट एक्शन है लेवरेज इनकम और राइट टाइम है शुरुआती दौर। दोनों चीज़ें अब आपके सामने है। अब तीसरी चीज़ है राइट डायरेक्शन। शुरुआती दौर में तो हम आ गए, अब अगली चीज़ है सही दिशा, मतलब राइट डायरेक्शन। शुरुआती दौर में काम करते वक्त हमारे पास सही दिशा यानी कि सही नॉलेज भी होनी चाहिए। सही नॉलेज के लिए एक सही टीचर की ज़रूरत होती है और इस मामले में हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास मिस्टर चेतन हन्ना सर है, जो कि इस कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर है। वो एक जीनियस टीचर है। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनके बनाए हुए सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है, यानी कि हमें ग्लेज के सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ग्लेज में दी जाने वाली एजुकेशन क्लास को बार बार अटेंड करना है। अगर आप ठीक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ भी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
इस क्लास यानी एसओ मतलब सक्सेस ओरिएंटेशन के अलावा सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम सफल भवन योजना बिजनेस एजुकेशन क्लास है। जब आप पीडी बनेंगे यानी कि आप 14% लेवल पर आएंगे तो पीडी एजुकेशन क्लास है। यूआईजी प्रोग्राम है। ईडी लेवल वालों के लिए एजुकेशन क्लास है जो 90% लेवल पर है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ग्लेज में ये गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। फिलहाल अभी हम आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एक और सेमिनार है जिसे हम SBP यानी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं। उस सेमिनार को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तीसरी और आखिरी चीज है राइट एनर्जी। राइट एनर्जी दोस्तों आखिरी चीज है राइट एनर्जी। इस बिजनेस में सक्सेस होने में इंथुजियम यानी कि जोश का बहुत बड़ा रोल होता है। आप में 24 घंटे एनर्जी रहनी चाहिए, जोश रहनी चाहिए, उत्साह रहनी चाहिए। आपके चेहरे से हमेशा खुशियाँ झलकनी चाहिए। इस बिजनेस में सफलता के लिए 30% एजुकेशन का और 70% रोल मोटिवेशन और उत्साह का होता है। मैं इस बात को आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझसे यहाँ से कोई राजौरी गार्डन का रास्ता पूछता है तो मैंने उसे बताना शुरू किया कि आप इस बिल्डिंग से उतरते ही राइट होंगे और थोड़ा सा सीधा जाने पर आपको एक पुल मिलेगा, उसके नीचे से राइट हो जाना और सीधा जाएंगे आपको एक रेड लाइट मिलेगी। अगर लाइट रेड हो तो रुक जाइए और अगर ग्रीन हो तो सीधे चले जाइए। अगर लाइट बुझी होगी तो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा तो उसके हाथ के इशारे के मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। 3 रेड लाइट क्रॉस करने के बाद पहले कट से राइट हो जाना, वहाँ मार्केट दिखेगी, वहीं राजौरी गार्डन है। फिर उसने अगला प्रश्न पूछा कि यहाँ से राजौरी गार्डन कितनी दूर है। मैंने कहा यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर होगा। उस बेचारे को पैदल जाना था, उसकी आधी हवा तो वहीं खराब हो गई। दोस्तों यहाँ पर जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो यह है कि उस व्यक्ति को मैंने राजौरी गार्डन का रास्ता बताया। ये सब एजुकेशन है जो उसे मंजिल का रास्ता बताती है। बिना एजुकेशन के क्या वो राजौरी गार्डन पहुंच सकता था? यस और नो? तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि 3.5 किलोमीटर का रास्ता उसे अकेले ही तय करना है तो वह डीमोटिवेट हो गया। उसे लगा कि वो अकेले कैसे धूप में पैदल रास्ता तय करेगा। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत है। अब हमें उसे उसकी ताकत का एहसास कराना होगा, उसे मोटिवेट करना होगा। इसके लिए शायद हमें उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना पड़ेगा जो देखने में और हालत में ठीक उसके जैसे हो और उससे भी नीचे हो और उन्होंने यह दूरी कुछ ही मिनटों में दौड़कर तय की हो। तो दोस्तों एजुकेशन आदमी को मंजिल का रास्ता बताती है और मोटिवेशन उस मंजिल तक पहुंचने में ताकत प्रदान करती है। वो आदमी जितना ज़्यादा मोटिवेट होगा वो उतनी जल्दी उस मंजिल तक पहुंचेगा। मोटिवेशन आदमी के काम करने की स्पीड को बढ़ाती है। अब सवाल ये उठता है कि आदमी को मोटिवेट कैसे किया जाए। तो इसके बाद है हाउ टू मोटिवेट, मतलब मोटिवेट कैसे करें। दोस्तों मोटिवेट कभी भी एक जगह पर कायम नहीं रह सकता, या तो बढ़ता है या वो घटता है। जब हम एक बार किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसका असर 48 घंटों तक रहता है और उसके बाद उसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए हमें बार बार अपने आप को चार्ज रखना चाहिए और अपने आप को हमेशा चार्ज रखने का एक ही तरीका है टीम वर्क और एकजुटता। टीम वर्क दोस्तों बहुत ही पावरफुल शब्द है। आप ध्यान से सोचिए कि जब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं तो आप बहुत जोश में होते हैं, आप खुश होते हैं। जब आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं तो आप कुछ ऐसी शरारतें भी कर जाते हैं जो आप अकेले में भी कभी सपनों में भी करने का नहीं सोचते हैं। आप अपना कॉलेज टाइम याद कीजिए। बस स्टॉप या बस में या कॉलेज कैंटीन में आपने कई चैलेंज एक्सेप्ट किए होंगे क्योंकि आपके दोस्त वो आपको जोश दिला रहे होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में टीम बनाकर काम करते हैं तो कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है।
लेकिन दोस्तों टीम वर्क बिना रिलेशनशिप के पॉसिबल नहीं है। आपकी टीम में जो भी सदस्य हैं उनमें आपस में बहुत ही प्यार और विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। टीम के सदस्यों को एक दूसरे की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। उन्हें हर एक चीज़ मिलकर करनी चाहिए, चाहे वो काम हो या एंजॉयमेंट। रिलेशनशिप के लिए हमें हॉट मार्केट में बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हॉट मार्केट में बिजनेस करते हैं तो हमें रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो पहले से ही हमारे करीब है। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा कि राइट एनर्जी का मतलब है मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा टीम वर्क से और टीम वर्क आएगा रिलेशनशिप से, और रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि हम हॉट मार्केट से बिजनेस करें। हॉट मार्केट का मतलब हुआ रिलेशनशिप। यहाँ आपको एरो के माध्यम से बताया गया है कि राइट एनर्जी के लिए आपको मोटिवेशन लगेगा। मोटिवेशन करने के लिए आपको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। टीम वर्क बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ेगी। रिलेशनशिप आपको हॉट मार्केट यानी कि आपके परिवार से ही मिलेंगे, और हॉट मार्केट उसे कहते हैं जो आपके करीबी होते हैं, जैसे परिवार, जैसे हुआ बचपन का दोस्त। ये आपके ऊपर 100% विश्वास करते हैं। अंत में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। राइट एक्शन क्या है तो लेवरेज इनकम। राइट टाइम क्या है तो शुरुआती दौर या प्रसिद्धि का समय। राइट डायरेक्शन क्या है तो ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम। राइट एनर्जी क्या है तो मोटिवेशन यानी कि टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि हॉट मार्केट। इसलिए ग्लेज को एक परिवार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह आने वाली और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।